वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट नंबर 511 फोकस करने वाले हैं इसमें हम इकोनॉमी के प्रश्नों पर। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, डेट है 17 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से कारक बचत की सीमा में वृद्धि के लिए सुझावों में सम्मिलित किए जा सकते हैं? पहला स्टेटमेंट है, सरकार द्वारा बचत पर आय कर से छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए और कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा और उसके वितरण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकार को स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना चाहिए क्योंकि इनका बचत सामर्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बताइए कौन कौन से सुझाव हैं। देखिए ये तीनों के तीनों हैं। इसका आंसर जो है वो उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी। तो उपरोक्त सारे के सारे हैं। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा और उसके वितरण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सरकार द्वारा बचत पर आयकर से छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार को स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना चाहिए क्योंकि इनका बचत सामर्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, एंजल वक्र के अनुसार आय बढ़ने से बचत क्षमता का विकास होता है। विकास होता है या ह्रास होता है? भारत में विगत कुछ समय से सकल बचत की 80% से अधिक बचत गृह क्षेत्र द्वारा की गई है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर से। 80% कुछ ज़्यादा नहीं है ये? देखिए ज़्यादा नहीं है, सही है। और पहला वाला भी करेक्ट ही है, विकास होता है, ह्रास नहीं होता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो एंजल वक्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कर्व, के अनुसार आय बढ़ने से बचत क्षमता का विकास होता है। तो स्पष्ट है कि कथन पहला वाला करेक्ट हो गया। और भारत में काफ़ी लंबे समय से, मतलब विगत कुछ समय से सकल बचत का 80% से अधिक बचत जो है वो गृह क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, निम्न श्रम कौशल एवं निम्न प्रबंधन कौशल के साथ बुनियादी ढांचे एवं शासन की निम्न गुणवत्ता तथा कम व्यापकता के कारण उच्च निवेश के बाद भी वांछित समृद्धि दर प्राप्त होने में कठिनाई होती है। भारत में बचत की दर अन्य किसी भी देश की तुलना में काफ़ी अधिक है क्या? बताइए। भारत में बचत की दर अन्य किसी भी देश की तुलना में काफ़ी अधिक है। बिल्कुल करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट, सेकंड वाला। पहला वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भारत में बचत की दर अन्य किसी भी देश की तुलना में काफ़ी अधिक है, लेकिन उच्च बचत के बाद भी निवेश स्तर जो है, उसका जो स्तर है निवेश का, काफ़ी नीचा है। ज़्यादा पूंजी बचाने के बाद भी उच्च निवेश तभी संभव है जब जमा उगाही की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चले। साधारणतः ऋण ब्याज दर ऊंची होती है जिसके कारण निवेश में कमी आ जाती है और कई वस्तुओं की कीमत कम करने के कारण मुनाफा कम होता है और इस प्रकार निवेश में पुनः कमी आती है। निम्न श्रम कौशल और निम्न प्रबंधन कौशल के साथ बुनियादी ढांचे एवं शासन की निम्न गुणवत्ता तथा कम व्यापकता के कारण उच्च निवेश के बाद भी वांछित समृद्धि दर प्राप्त होने में कठिनाई होती है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सार्वजनिक कंपनी अपने शेयर केवल चुनिंदा निवेशकों को ही बेच सकती है। ध्यान से सुनते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। निजी कंपनी को अपने शेयर दोनों प्रकार से, अर्थात चुनिंदा निवेशकों को और सार्वजनिक रूप से बेचने का अधिकार है। सांविधिक कंपनियों का गठन सामान्य रूप से सार्वजनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, न कि लाभ कमाने के लिए। बिल्कुल करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। सांविधिक कंपनियों का गठन सामान्य रूप से सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, न कि लाभ कमाने के लिए। लेकिन दूसरा और पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सार्वजनिक जो कंपनी होती है ना, वो अपने शेयर को चुनिंदा निवेशकों को ही बेच सकती हैं और सार्वजनिक रूप से भी बेच सकती हैं। लेकिन जो निजी कंपनी होती है वो केवल चुनिंदा निवेशकों को ही बेच सकती है, सार्वजनिक रूप से नहीं बेच सकती। तो इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल
गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, केवल तीसरा करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। तो कथन 1 और 2 सही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। सार्वजनिक कंपनी को अपने शेयर दोनों प्रकार से बेचने का अधिकार है, अर्थात चुनिंदा निवेशकों को एवं सार्वजनिक रूप से दोनों बेच सकती है वो सार्वजनिक कंपनी। लेकिन जो निजी कंपनी है वो केवल अपने शेयर खुले रूप से सबको बेचने का अधिकार नहीं होता उसको, वह केवल चुनिंदा निवेशकों को ही शेयर बेच सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी की प्रक्रिया भारत में 2010 में प्रारंभ हुई। फार्म प्रोड्यूसर कंपनी से कृषि कार्यों में संगठनात्मक सुधार होगा तथा आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी से कृषि कार्यों में संगठनात्मक सुधार होगा तथा आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। और फार्म प्रोड्यूसर कंपनी की प्रक्रिया भारत में 2010 से नहीं, 1 वर्ष कम है, 2009 से प्रारंभ हुई। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। तो यदि अनेक किसान परस्पर मिलकर कंपनी के रूप में अपना पंजीकरण करा लें तो किसानों के दल को फार्म प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। यह प्रक्रिया भारत में 2009 से शुरू हो गई है और इससे कृषि कार्यों में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा और कृषि में संगठनात्मक सुधार होने के साथ ही समाज का आधुनिकीकरण होगा। तो 2010 से शुरू है, 2009 से शुरू है, 10 से नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनियों के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति बनाने तथा उनके द्वारा सामाजिक गतिविधियों पर न्यूनतम खर्च करने की शुरुआत की गई है। लेखा परीक्षा का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के गठन का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधानों में शामिल है। देखिए, दूसरे सब्जेक्ट की तुलना करें अर्थव्यवस्था से तो काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं इसमें, इसलिए कम से कम 2 से 3 बार इस टेस्ट को पढ़ना। ये करेक्ट है फिलहाल दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा कंपनियों के लिए यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अपने पिछले लगातार 3 वर्षों के शुद्ध मुनाफे का 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए खर्च करें। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ पर लाभांश पाने का प्राथमिक अधिकार अधिमानी अंशधारियों के पास होता है। अधिमानी अंश कंपनी की स्थापना करने वाले स्वामियों को दिया जाता है, जबकि सामान्य अंश सबके लिए उपलब्ध होता है। सामान्य अंश इक्विटी शेयर और अधिमानी अंश हो गया प्रेफरेंशियल शेयर। बताइए कौन सा करेक्ट है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, अधिमानी अंश यानी प्रेफरेंशियल शेयर जो है कंपनी की स्थापना करने वाले स्वामियों अर्थात प्रोमोटर्स एवं रणनीतिक साझेदारों को दिया जाता है, जबकि सामान्य अंश यानी इक्विटी शेयर सबके लिए उपलब्ध होता है। अधिमानी अंश में मताधिकार निहित नहीं होता, जबकि सामान्य अंश में मताधिकार निहित होता है। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ पर लाभांश पाने का प्राथमिक अधिकार अधिमानी अंशधारियों के पास होता है, प्रेफरेंशियल शेयर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज की खरीदारी आमतौर पर बड़े निवेशक करते हैं। बॉन्ड बेचकर कंपनियां अपनी क्षमता का विस्तार करती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक, जबकि बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, ये गलत है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसकी अवधि होती है 1 वर्ष तक। 1 वर्ष से अधिक होगी बॉन्ड की अवधि। देखा होगा आपने, 5-5 साल के बॉन्ड भरे जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 10 साल। तो 1 और 2 करेक्ट है, तीसरा वाला को इनकरेक्ट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। तो कथन 3 यहाँ पर सही नहीं है। जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम हो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज यानी हुंडी, और जिस ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक हो उसको बोलते हैं बॉन्ड, याद रखना। और ऐसी प्रतिभूति जिसके क्रेता और
जिसके क्रेता को प्रतिभूति जारी करने वाली संस्था के स्वामित्व में कोई अंश ना मिले, लेकिन एक निर्धारित दर पर ब्याज पाने का अधिकार मिले तथा निर्धारित समय के बाद मूलधन पाने का भी अधिकार मिले, उसे ऋण प्रतिभूति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, लोहा इस्पात उद्योग, बिजली निर्माण उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आदि में कार्यशील पूंजी के अनुपात में स्थिर पूंजी का निवेश अधिक करना होता है। सामान्य रूप से स्थिर परिसंपत्तियों की व्यवस्था करने के लिए प्रदान किए जाने वाले क्रेडिट को अल्पकालिक वित्तीय पूंजी कहा जाता है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि सामान्य रूप से स्थिर परिसंपत्ति की व्यवस्था करने के लिए प्रदान किए जाने वाले क्रेडिट को दीर्घकालिक वित्तीय पूंजी कहा जाता है, अल्पकालिक पूंजी नहीं। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ दो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। तो कथन 2 सही नहीं है। बाहर बारिश पड़ रही है, बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ सकती है, उसको इग्नोर करना। सामान्य रूप से स्थिर परिसंपत्तियों की व्यवस्था करने के लिए प्रदान किए जाने वाले क्रेडिट को दीर्घकालिक वित्तीय पूंजी कहा जाता है, अल्पकालिक नहीं। किसी उद्योग विशेष में जिस अनुपात में पूंजीकरण होगा और उत्पादन की प्रक्रिया जितनी अधिक जटिल होगी, स्थिर पूंजी का अनुपात उसी अनुपात में अधिक होगा। मजदूरी का भुगतान, कच्चे माल की खरीद इत्यादि के लिए उद्योगों द्वारा प्राप्त की जाने वाली पूंजी अल्पकालिक वित्तीय पूंजी कहलाती है। उद्योगों के छोटे मोटे विस्तार के लिए माध्यमिक वित्त की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, एक बार फिर से बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, प्रतिभूति बाजार एक ऐसी वित्तीय संस्था है जहां डिमांड और सप्लाई के आधार पर जन सामान के बीच, मतलब आम जन के बीच, प्रतिभूतियों की बिक्री एवं खरीद संबंधी लेन देन होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऋण प्रतिभूति मतलब बॉन्ड सिक्योरिटी का निर्गमन उनको आकर्षित करता है जो निवेश पर जोखिम उठाने की इच्छा नहीं रखते और निश्चित आय से ही संतुष्ट होते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटीज़ मार्केट एक ऐसी वित्तीय संस्था है जहां डिमांड और सप्लाई के आधार पर जन सामान्य के बीच प्रतिभूतियों की बिक्री एवं खरीद संबंधी लेन देन होता है। और ऋण प्रतिभूति यानी बॉन्ड सिक्योरिटी का निर्गमन उनको आकर्षित करता है जो निवेश पर जोखिम उठाने की इच्छा नहीं रखते और निश्चित आय से ही संतुष्ट होते हैं। देखिए, अधिकांश औद्योगिक संस्थानों की स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होने वाली मिश्रित पूंजी कंपनियों के द्वारा की जाती है। इन कंपनियों को स्थायी पूंजी जुटाने के लिए शेयर या अंश प्रतिभूति यानी शेयर सिक्योरिटी के निर्गमन का अधिकार प्राप्त होता है। तो 10 प्रश्न थे ये इकोनॉमिक्स के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। ये था मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार।